हेल्थ केयर दो तरह का होता है, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। कोरोना वायरस पैंडेमिक के समय में एक बात तो तय हो गई कि हम ये क्यूरेटिव साइड जो है हेल्थ केयर का, इस पे पूरी दुनिया को नहीं खड़ा कर सकते इसकी बुनियाद पे। हमने देखा कि पूरे विश्व में वैसे देश जिसकी मेडिकल जो सुविधा थे, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे विश्व में सबसे बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वैसे कंट्री, वो लोग भी उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और वहाँ पे हॉस्पिटल बेड्स की कमी हो गई, आईसीयूज, वेंटिलेटर्स की कमी हो गई। हमारे देश में भी हालत बुरी है, लेकिन पूरे विश्व में ये समस्या उजागर हुई। और ये बहुत सोचने का एक विषय है, क्योंकि पूरे विश्व में अगर 8 बिलियन लोग अगर बीमार पड़ जाएं, तो हम 8 बिलियन लोगों के लिए कहाँ से हम हॉस्पिटल के बेड्स लाएंगे और आईसीयूज लाएंगे और वेंटिलेटर्स लाएंगे। इसका मतलब एक चीज़ तय है कि ये भविष्य में ये रूपरेखा नहीं है। हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर के साइड से हम दुनिया को नहीं चला सकते हैं। तो फोकस जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के साइड में आना चाहिए। और ये दो बातें होंगी। एक तो है कि हमने हेल्थ केयर पे फोकस करना है, इस पे एक अर्जेंसी आई है, ये एक अच्छी बात है। और क्यूरेटिव से ज़्यादा प्रिवेंटिव पे हमें फोकस करना है, इसके प्रति भी एक जागरूकता आई है और हमें वो सोचना पड़ेगा। प्रिवेंटिव का मतलब ये होता है कि हम वैसे नौबत को ना आने दें जिससे हम बीमार पड़ें। हम बीमार पड़े ही क्यों? अगर इम्यूनिटी हाई है, तो वो बीमार पड़ने की जो वो एक प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है, और यही एक सही तरीका है। इस कोरोना वायरस के टाइम में एकमात्र चीज़ जो सभी साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, मेडिकल एक्सपर्ट्स हो, या आयुर्वेद हो, या किसी भी होम्योपैथ, एलोपैथ, नेचुरोपैथी, सभी लोग यही कह रहे हैं कि इम्यूनिटी अगर आपकी हाई है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे एक बात ये तय हो गई कि क्यूरेटिव साइड का जो हमारा भ्रम था, वो भ्रम टूटा है। तो प्रिवेंटिव पे भी जो फोकस होना चाहिए, वो मज़े की बात ये है कि भारत में हमारा जो एक पुराना ढर्रा था जीने का, तो इम्यूनिटी एक बूस्टर शॉट नहीं होता है, वन टाइम बूस्टर शॉट। हालांकि आजकल नए नए प्रोडक्ट्स आने लगे हैं मार्केट में, क्योंकि उनमें उत्पाद एक एक व्यापार दिख रहा है कंपनीज को। वो आगे भी होंगे, लेकिन इम्यूनिटी एक वे ऑफ लाइफ है और ये कोई बूस्टर शॉट से कुछ खास होता नहीं है। पूरी हमारी दिनचर्या सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक और हमारा एक परिवेश जैसा हम बनाते हैं अपने इर्द गिर्द, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सब चीज़ को मिला करके एक वे ऑफ लाइफ, उसे हम कह सकते हैं कि इम्यून ही नहीं, हेल्थ की वेलबींग और मेंटल वेलबींग जिसकी बात होती है, वो सब चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो जब हम इसकी बात करते हैं, तो ये कोई झूठी बात नहीं है कि हम प्रिवेंटिव साइड में अगर हम स्वस्थ रहेंगे, योग, व्यायाम, अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं, अलग अलग चीज़, आजकल फिटनेस के बहुत सारे तरीके हैं, युवाओं में काफ़ी जोश है उसमें, एक इंटरेस्ट है। तो अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो ये सिर्फ कोरी कल्पना वाली बात नहीं है कि एक झूठा होप दिया जा रहा है, नहीं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे, जैसे जापान का एक उदाहरण है। जापान में कई लोग, कई लोग हैं जो 95, 96, वहाँ पे एक आम बात है और वो लोग सारा काम खुद से करते हैं। मैं एक कंपनी में काम करता था, मेरी कलीग थी, वो जापान से थी और वो बताती थी कि उसकी ग्रैंड मदर 96 ईयर्स की हैं और सारा काम वो खुद से करती हैं, मॉपिंग, झाड़ू पोछा। और जब मैंने पूछा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे ये डिफरेंस जापान में दिखता है, सभी लोग बात करते हैं इसकी, तो उन्होंने बताया कि उनका खान पान, उनका दिनचर्या, उनकी स्वच्छता, जिस तरह से नीट एंड क्लीन वो लोग घर को रखते हैं, और खान पान में प्रोसेस्ड फूड कम लेते हैं। और वो खुद, जो मेरी कलीग्स थी, वो मैंने उनको देखा कि वो लंच में सिर्फ रॉ वेजिटेबल वो खाते थे, कच्ची सब्जी बिना प्रोसेस। तो कुछ कुछ बातें हैं जो चीज़ें सेपरेट करती हैं जापान के लोगों को, और इसलिए उन लोगों की लॉन्गेविटी ज़्यादा है और वो ज़्यादा फिट रहते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि भारत में वो चीज़ नहीं था, भारत में भी था वो चीज़, ये विलुप्त हो गया है। और क्योंकि हमने बाहर से जो अच्छी चीज़ें नहीं लेकर, बाहर से जैसे क्लीनलीनेस, नीटनेस, स्वच्छता, ये सब चीज़ें, अच्छी चीज़ें नहीं सीख कर, हमने वहाँ का ट्रैश जो लाइफस्टाइल का है, क्योंकि अधिक से जो अधिक बीमारियां हैं आज की, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और भी बहुत शुगर है, ये दरअसल डिजीज नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है।
और हमारे चेंजिंग लाइफस्टाइल के कारण ये सब प्रकट हो रहा है, अलग अलग तरीक़ों से दिख रहा है हमें। तो इसलिए हमें पूरा लाइफस्टाइल होलिस्टिक, जो हम बिल्कुल एक अलग तरीके से हमने उसे बदल दिया है किन्हीं कारणों से, उसको हमें वापस सोचना पड़ेगा, एक इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि क्या जिस चीज़ को हम अपनी पुरानी दादी अम्मा की बातों पे हम हँसते थे, सुबह 5 बजे उठना और सुबह अर्ली मॉर्निंग सही समय पे खा लेना, सही चीज़ें खाना और जल्दी सो जाना, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी। तो क्या वो बोरिंग बातें की ओर लौटने की ज़रूरत है या नहीं, ये हमें सोचना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, ये जापान का जो उदाहरण है, ये भारत में भी वो थी वो फीलिंग, और भारत में वो उस तरह के सारे संस्कार थे। लेकिन शायद हमने उसे खो दिया। एक स्वस्थ वृत्तम हमारे यहाँ उसमें कहा जाता था, जो एक जो श्लोक उसका आपको बताऊँ, स्वस्थ वृत्तम यथोद्दिष्टम यह सम्यक अनुतिष्ठति समाह शतम व्याधि आयुषा वियुज्यते। इसका मतलब ये था कि उस स्वस्थ वृत्तम में हमारे यहाँ जो बातें कही गई थी, उन सब बातों को अगर फॉलो करेंगे आप, तो 100 साल तो कहते थे कि डेफिनेटली एक इंसान का हक है, आप जिएंगे। और उसमें बहुत सारी बातें थी, हम सब लोगों ने बचपन में वो पढ़ा है अपने स्कूल डेज में। उसमें बहुत सारी बातें उसमें लिखी गई थी स्वास्थ्य वृत्तम में कि जैसे न न खान वादय न दंतान विघट्टय, मतलब कि उसमें इंस्ट्रक्शन थे, और सिर्फ फिजिकल ही नहीं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, हमारा बिहेवियर कैसे, सब सारे इंस्ट्रक्शन है। जैसे दांत बजाते हैं तो अजीब सा साउंड होता है, वो न दंतान विघट्टय, वस्त्रपूतम जलम पिबत, मतलब कि पानी छान कर पीना चाहिए। उसमें ये भी लिखा था कि ना दुष्ट यानी ना रोहित, मतलब गलत वाहन पे आप नहीं चढ़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ों का एक लिस्ट, चेकलिस्ट, मैनुअल उस तरह से उसमें कही गई थी बात कि अगर आप वो उसे दिशा निर्देश को फॉलो करते हैं, 100 साल कोई अनोखी बात नहीं है। 100 साल जीना हर इंसान का हक है, सिर्फ जापान में ही नहीं, पूरे विश्व में 100 साल तो जीना ही चाहिए। और आज जिस तरह से लोग इस पे चकित रह जाते हैं, आप कल्पना कीजिए कि 1947 के टाइम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कितनी थी, 29, 39 समथिंग ऐसे थी। तो उस वक्त अगर बोल दिया जाता कि 2020 में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये 67, 68 के अराउंड जो भी भारत में है वो हो जाएगी, तो लोग चकित हो जाते, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा होना ही चाहिए। तो अगर हमारे यहाँ जो देशना रही है भारत में कि अगर सभी तरीके से शारीरिक, मानसिक और हमारी सामाजिक जो परिवेश है, हम उसे सम्यक सही अच्छा बना कर रखें स्वस्थ तरीके से। सिर्फ शारीरिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मानसिक की भी बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक की भी बात कर रहा हूँ। तो उस अवेयरनेस, उस चेतना से हम अपने जीवन को जिएं, तो कोई अनोखी बात नहीं है। 100 साल तो जीना ही चाहिए मनुष्य को। तो वही जो स्वस्थ वृत्तम का जो कोड मैंने आपको कहा है, उसमें वो हम सब लोगों ने पढ़ा है। तो उसमें ये बात कही गई है कि ये सब दिशा निर्देश आप करेंगे तो आप 100 साल जीते हैं। तो ये पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि क्यूरेटिव साइड ऑफ हेल्थ केयर में सब कुछ गलत है, नहीं। उससे भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रेज करने में बहुत मदद मिली है। और जहाँ ज़रूरत है, अब किसी इंसान की अब शिफ्ट अलग है, वो नाइट शिफ्ट ही कर सकता है, उसकी ड्यूटी अलग है, वो अलग चीज़ है। और फिर हो सकता है उसकी लाइफस्टाइल ऐसी हो जिस वजह से उसे कुछ डिजीज हो जाए, कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो उसको तो प्रेशर मेडिसिन ही देना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेशर मेडिसिन को एक डिपेंडेंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है पूरी जनता को, नहीं, वो गलत है। वो बीमार पड़ना ही है क्योंकि दवा रखी हुई है, नहीं, वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपने कोरोना वायरस टाइम में देखा, इटली मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप पे रहने वाला ये कंट्री, इसने हाथ खड़े कर दिए। और अब ये हालत ये है कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनती है तो दुनिया किसी के पास कुछ नहीं है। वैक्सीन की बातें हो रही है, आरएनए वायरस की आप कौन सी वैक्सीन बनाएंगे? वायरस का म्यूटेशन इतना फास्ट है, तो ऐसे वैक्सीन, ये बहुत बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये हो सकता है मेडिकली, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो विवाद का भी विषय है। वैक्सीन उतना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक वैक्सीन एक दिन में आए और वी ऑल वांट टू न्यूक द वायरस, ऐसा नहीं होता है। तो क्यूरेटिव साइड का एक लिमिटेशन है, एक उसकी सीमा है जो इस बार हम लोगों को दिखी है। इसलिए इस काल से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रिवेंटिव साइड ऑफ हेल्थ केयर पे फोकस करें, और वो हमारे हाथ में है। और इसलिए मैंने आपको जो उदाहरण दिया कि हम सब लोग बातें करते हैं, जापान में अभी जो उनके पीएम साहब नए बने हैं, उनके बारे में कहा जाता है वो बहुत फिट रहते हैं। उसके पहले भी वो, जापान में तो सभी लोग उस तरह के फिट हैं, वो एक प्रेरणा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में भी वो चीज़ थी। और स्वस्थ वृत्तम की जो मैंने आपको बात कही,
यहाँ पे भी वो सारे संस्कार थे, स्वच्छता के, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के, वो सभी संस्कार थे। शायद हमने उसे खो दिया है और हम वो एक इन्फ्लक्स जो हुआ पिछले कुछ शताब्दी में भारत में बाहर से, तो शायद उसमें हम कुछ अच्छी चीज़ नहीं ले पाए बाहर से और हमने ट्रैश बुरी चीज़ वहाँ से ले ली है। तो हमें वापस उसकी तरफ सोचने की ज़रूरत है। उसमें प्रिवेंटिव साइड ऑफ हेल्थ केयर में सभी चीज़ें इंक्लूडेड है हमारे डेली लाइफस्टाइल से, जिससे हम बीमार पड़े ही नहीं। ऐसी नौबत ही नहीं आए कि अगर कोई बीमार पड़ता है कभी कभार तो उसके लिए प्रेशर मेडिसिन है। वो एक अच्छी बात है कि क्यूरेटिव हेल्थ केयर फार्मा इंडस्ट्री इतनी विकसित हो गई है, वो बहुत अच्छी बात है। उसको क्लैश के रूप में नहीं देखना चाहिए। वो भी, उसका भी यूज़ है। जब इंसान बीमार पड़ता है तो आपको आपको लेना पड़ता है मेडिसिन, जितना जिस मात्रा में वो क्रिटिकल है उतना डॉक्टर्स के अंदर में वो प्रेशर मेडिसिन लेना पड़ता है। लेकिन ये एक फैशन जो हम बना रहे थे पिछले कई सालों से, वो एक रियलिटी चेक है ये मूवमेंट कि इस दिशा में हम नहीं ले जा सकते। क्यों? सभी 8 बिलियन पीपल दुनिया में अगर बीमार पड़ जाए तो 8 बिलियन बेड्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास आईसीयूज नहीं है। इटली में क्या हुआ? डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ वहाँ डिसाइड कर रहे थे कि कौन ज़्यादा क्रिटिकल है, किसको मेडिसिन बेड्स दिया जाए। और बहुत दुखद चीज़ हुआ। खैर, इस क्या हुआ हम सब लोगों को पता है इस टाइम में। और अनावश्यक प्रेशर आ गया बहुत ज़्यादा। जो नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल में, इन लोगों पे बहुत प्रेशर आया है और इन लोगों ने बहुत सेवाएं की है पूरे विश्व की। और बहुत ज़्यादा लोड उन लोगों पे पड़ा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यूरेटिव हेल्थ केयर का जो फैसिनेशन है उसको छोड़कर हमें प्रिवेंटिव साइड में ज़्यादा फोकस भविष्य में देना पड़ेगा। और उसके लिए एक पूरा होलिस्टिक लाइफ स्टाइल, एक वे ऑफ लाइफ, इम्यूनिटी एज ए कल्चर, वेल बीइंग। सिर्फ हेल्दी फिजिकल हेल्थ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हेल्थ का मतलब हम ये गलत समझते हैं कि कोई बीमारी अगर हमें नहीं है तो हम हेल्दी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल, ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की साइड में हमारा फोकस रहे। हमारा उद्देश्य ये रहे कि हम बीमार नहीं पड़े। और सिर्फ हम बीमार नहीं पड़े ऐसा ही नहीं, हम स्वस्थ रहें, हम खुश रहें, हम चेयरफुल रहें, हम आनंद में अपना जीवन जिए। इसलिए उन कसौटियों को एक बार फिर से सोचने की हमें ज़रूरत है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज़ पे एक बार आत्मावलोकन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना।